चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा यहाँ पे कि ये बता रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो तुम्हारे पास स्मॉल है लाइटर न्यूक्लियाई के लिए 1H1 1H2 1H3 में जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो तुम्हारे पास 111 है, और जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो 0 1 एंड 2 है तुम्हारे पास। तो इन्होंने कहा कि जब इतने कम प्रोटॉन और इतने कम तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन करेंगे तो तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी वैसे ही कम होगी। इन्होंने कहा ऐसा क्यों? इन्होंने कहा जब आप इसके फॉर्मूले में देखें तो Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बता रहा है, A माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बता रहा है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या पे तो डिपेंड कर रहा है ना बाइंडिंग एनर्जी। अगर आप यही वैल्यू को तुम्हारे पास कम रखोगे इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। इसका मतलब है कि जब ये लोग कंबाइन करेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और जब ये तुम्हारे पास हम इनके न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो भी तुम्हारे पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। देखा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पॉइंट सुनिए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग देखें तुम्हारे पास क्या नाम है 2 से 20 तक मास नंबर, इन्होंने कहा इन द रेंज ऑफ, इन्होंने कहा कि इन द रेंज ऑफ मास नंबर, इन द रेंज ऑफ मास नंबर फ्रॉम तुम्हारे पास 2 से लेकर के 20 तक, इन द रेंज ऑफ मास नंबर फ्रॉम तुम्हारे पास 2 से लेकर के 20 तक, ठीक है। हमें कुछ यहाँ पे ऐसे कर्व दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास कर्व क्या है, इन्होंने कहा ये कर्व तुम्हारे पास मैक्सिमा और मिनिमा है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि देयर आर वेल डिफाइंड कर्व्स, वेयर वेल वेल डिफाइंड तुम्हारे पास मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड तुम्हारे पास मिनिमा। इन्होंने कहा क्यों है मैक्सिमा और तुम्हारे पास क्यों है मिनिमा, ये बता दो। तो इन्होंने कहा कि जो मैक्सिमा है, जो मैक्सिमा रखे हुए हैं, कौन कौन रखा हुआ है, साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है कि मैक्सिमा कौन कौन रखा हुआ है। मैक्सिमा रखा हुआ है 2He4 वाला, मैक्सिमा रखा है C612 वाला, मैक्सिमा रखा है 8O16 वाला। तो इन्होंने कहा कि सर साफ साफ दिख रहा है कि 2 तुम्हारे पास He4 वाला, ठीक है, C6 तुम्हारे पास 12 वाला, ठीक है, 8O तुम्हारे पास 16 वाला, ये लोग अपने पास मैक्सिमा को रखे हुए हैं। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन्होंने कहा और कौन कौन रखा हुआ है। इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये तुम्हारे पास लिथियम भी दिख रहा होगा, 3Li6 भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास ये 4 आ गया, 5 5 वाला तुम्हारे पास बेरिलियम भी यही बीच में ही होगा, बनाया नहीं इन्होंने, ठीक है। फिर तुम्हारे पास 6 वाला कार्बन, फिर 7 वाला तुम्हारे पास नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दिखेगा 3 तुम्हारे पास Li6 वाला, ठीक है, 5B तुम्हारे पास जो है 12 बोरॉन वाला, ठीक है, सॉरी 10 है ये, ठीक है। और ये तुम्हारे पास 7N तुम्हारे पास 14 वाला, ये लोग तुम्हारे पास मिनिमा को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने कहा कि अगर हम 2 से 20 की बात करें, अभी हम 50 के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम 2 से लेकर 20 तक की बात कर रहे हैं। 2 से लेकर के 20 तक मेरे को स्मूथ कर्व नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को जंपिंग दिखाई दे रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बड़ा जिगजैग पैटर्न आ रहा है। इस जिगजैग पैटर्न में जो लोग तुम्हारे पास ऊपर की तरफ बने हुए हैं वो लोग तुम्हारे पास मैक्सिमा दिखा रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे पास नीचे की तरफ बने हैं वो मिनिमा दिखा रहे हैं। जो लोग तुम्हारे पास मैक्सिमा दिखा रहे हैं वो तुम्हारे पास हाइयर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, हाइयर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे पास मिनिमा दिखा रहे हैं वो तुम्हारे पास जो है लोअर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा क्या मतलब, इन्होंने कहा कि देखो 2He4 में देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर है, हाँ। 6C12 में देखो, 6C12 में तुमको दिखाई देगा कि तुम्हारे पास बराबर है। इन्होंने कहा हाँ, इन्होंने कहा बराबर तो फिर सर यहाँ पे भी तुम्हारे पास रहेगा, ये तुम्हारे पास 6 रहेगा, ठीक है। इन्होंने कहा हाँ, लेकिन होता क्या है कि तुम्हारे पास कुछ एलिमेंट में तुम्हारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है और कुछ एलिमेंट में स्टेबिलिटी कम रहती है। तो ये जो स्टेबिलिटी होगी ये कैसे होगी, ये उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन और तुम्हारे पास रिपल्शन के बीच में होगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो जो लोग इस पर्टिकुलर कर्व में ऊपर की तरफ दिखाए गए हैं उनकी हायर स्टेबिलिटी बताई गई है, और जो लोग इस पर्टिकुलर कर्व में नीचे की तरफ दिखाए गए हैं उनकी लोअर स्टेबिलिटी बताई गई है। इन्होंने कहा ठीक। इसके बाद एक और पॉइंट आ गया, एक और पॉइंट को सुनो। इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा कि अगर हम इस पर्टिकुलर कर्व में अब आगे बढ़ जाएं, मतलब हम 20 से आगे बढ़ जाएं, 20 से आगे बढ़ करके देखने में पता लग रहा है कि ये कर्व जो है वो तुम्हारे पास अब स्मूथ है, अब कहीं ऊपर और कहीं तुम्हारे पास नीचे नहीं हो रहा है।
तो इन्होंने कहा कि इस कर्व को देख के क्या लग रहा है, इस कर्व को देख करके ऐसा लग रहा है कि 8.5 के नजदीक, मतलब ये तुम्हारे पास 9 होगा और ये तुम्हारे पास 8.5 होगा। इसने कहा कि 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन के नजदीक पूरा का पूरा कर्व ऐसा लग रहा है कि अपना मैक्सिमा लेकर के बैठा हुआ। इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि लाओ देखें जरा। इसने कहा यहाँ पे कि द कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम ऑफ, द कर्व हैज अ ब्रॉड, द कर्व हैज अ ब्रॉड maximum, broad maximum near the value of, near the value of 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन, ठीक है, इन द मास नंबर, इन द मास नंबर रेंज फ्रॉम, इन द मास नंबर रेंज फ्रॉम 40 से लेकर के 120 तक। इन्होंने कहा कि देखो 40 से लेकर के 120 तक ऐसा मालूम पड़ता है, भाई ये 150 है, ठीक है, ये 100 है, ये तुम्हारे पास 125 रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर हम यहाँ तक देखें, ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास वैल्यू देखें, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास लगभग लगभग ऐसा लाइक कर रही है कि 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन पे लाइक कर रही है। इसने बोला द कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम। अगर आपसे पूछे कि ब्रॉड मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व का कहाँ होता है, द कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम नियर द वैल्यू ऑफ 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इन द मास नंबर रेंज ऑफ 40 से लेकर के तुम्हारे पास 120। लेकिन इन्होंने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की मैक्सिमम वैल्यू कहीं होगी कि नहीं होगी। इसने कहा हाँ दिख तो रहा है साफ साफ कि बाइंडिंग एनर्जी पर तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन की जो मैक्सिमम वैल्यू वाला शख्स होगा वो तुम्हारे पास कौन होगा, वो होगा तुम्हारे पास आयरन। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे निकाला कि तुम्हारे पास इट हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एज 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन, ठीक है, फॉर तुम्हारे पास क्या, फॉर तुम्हारे पास आयरन, ठीक है, आयरन के लिए तुम्हारे पास होगी। आयरन का मतलब 26, Fe तुम्हारे पास कितना 56, ये लिखा हुआ था, ठीक। तो अगर आपसे पूछता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये बताइए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो तुम्हारे पास है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है, तुम कहोगे हाँ रखता है। कहाँ पे रखता है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू? सर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है तुम्हारे पास जो है यहाँ पे आयरन के पास रखता है। इन्होंने कहा कि ठीक है। तो यहाँ तक के तो पॉइंट सारे समझ आ गए। अब एक मेन पॉइंट आया, ठीक है, सवाल यहाँ से उठता है वो भी कंसेप्चुअल का, ठीक है। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ते जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी का कर्व जो है वो पहले 8.8 से पहले 8.5 के जोन में आया, फिर 8.5 के जोन से सीधे 8 पे आया, फिर 8 से तो आप गिर करके 7 पॉइंट समथिंग पे चला गया तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपका क्या नाम है मास नंबर बढ़ता चला जाएगा तो सिंपल सी बात है न्यूट्रॉन्स की संख्या तुम्हारे पास बढ़ती चली जाएगी, है ना। अब न्यूट्रॉन्स की संख्या तुम्हारे पास बढ़ती चली जाएगी तो ये कह रहा है कि ज्यादा मास नंबर होता है तो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स या फिर न्यूक्लियॉन्स के बीच में कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, न्यूक्लियॉन्स के बीच में ज्यादा अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास रिपल्शन आने लगता है। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास रिपल्शन आने लगता है तो वो ऑलरेडी ऐसी कगार पे आ जाता है कि वो खुद ही टूट जाए। जब हमको किसी को मारना है, ठीक है, अगर वो क्या नाम है पहले से ही क्या नाम है मरा हुआ है आधा, तो हम उसे थोड़ा कम मारेंगे, ठीक। और अगर तो बड़ा मजबूत है तो हम उसे ज्यादा मारेंगे। अब इसने कहा कि जब तुम्हारे पास इसके आगे का मामला बढ़ा, 120 के आगे का मामला बढ़ाया, 120 के आगे का मामले से दिख रहा है कि ये तुम्हारे पास नीचे 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 गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी तो वो पर्टिकुलर एनर्जी होती है जो कि मैं देता हूँ किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। अब इसने कहा कि मैं ये एनर्जी ज्यादा दूं या कम दूं। अब इसने कहा कि ये एनर्जी तो मैं ज्यादा तब दूंगा जब तुम वो लोग बड़े स्ट्रांगली क्या नाम है बैठे हुए हों। अगर वो लोग वीकली बैठे हुए हो, मतलब उनके बीच में जबरदस्त क्या नाम है आपस में प्रॉब्लम्स चल रही हो, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन, न्यूक्लियन और न्यूक्लियन के बीच में रिपल्शन चल रहा होगा, तो इस बात का फायदा मैं उठा लूंगा। तो इन्होंने एक बात लिखी, इन्होंने एक बात लिखी, इन्होंने 5वें पॉइंट के फॉर्म में इस बात पर्टिकुलर बात को यहाँ पे मेंशन किया। इन्होंने कहा कि एज द मास नंबर इंक्रीजेस, एज द मास नंबर तुम्हारे पास इंक्रीजेस, मास नंबर जब तुम्हारे पास बढ़ रहा था, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, पर
न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन shows a gradual decrease, shows a gradual decrease and and drops to drops to 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर तुम्हारे पास न्यूक्लियन, ठीक। फॉर तुम्हारे पास यूरेनियम 92 238, बड़ा इंपॉर्टेंट है शख्स, आने वाले समय में डीके पढ़ेंगे ना, रेडियो एक्टिव डीके, इसी के पीछे पड़ जाएंगे, हर बार इसी को पकड़ लेंगे, लाओ भाई तुम ही बोला, तुम ही को तोड़ देते हैं, ठीक। तो 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर दिस, ठीक। अब इन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। दिस डिक्रीज इज मेनली, this decrease is mainly due to large number of nucleons, due to large number of हमारे पास nucleons and the repulsion among them, and repulsion among them automatically, ठीक है, ऑटोमेटिकली वर्ड हटा देते हैं, repulsion among them disturbs its stability, disturbs its stability on its own, on its own। क्या बात समझ आई? जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाओगे, बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारे पास धीरे से डिक्रीज होगा और ड्रॉप करेगा छोटी वैल्यू पे, ठीक। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। ये तो कर्व से दिख रहा है हमको, ठीक। अब इसने कहा कि ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, सवाल यहाँ पे बनता है, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? ये डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ रहे हैं सब। जब ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ रहे हैं तो उनके भीतर जो रिपल्शन है वो डिस्टर्ब कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी का, ठीक है। एंड this would be taken and this would require, ठीक है, less amount of energy, and this would require less amount of energy to break the nucleus, and this would require less amount of energy to break the nucleus। जब तुम पहले से ही टूटे हुए हो तो तुमको ज्यादा एनर्जी दे करके क्या फायदा, तुमको कम एनर्जी देते हैं तुम टूट जाओगे, काम खत्म। यही बात यहाँ पे हुई। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है, न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के ऊपर बढ़ते ही चले जाते हैं, और वी कैन से कि तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो तुम्हारे पास फोर्स और रिपल्शन होता है तुम्हारे पास, वो बढ़ते ही जाता है, जिससे न्यूक्लियस तुम्हारे पास कम स्टेबल होता है। कम स्टेबल का मतलब है कि ऑलरेडी उनके घर में प्रॉब्लम चल रही है और हमने जाकर के और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और वो टूट गया, काम ही खत्म हो गया। इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर कर्व को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, किसी को भी इस पर्टिकुलर बात में यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है बताइए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास कि 2He4 6E12 8O16 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो तुम्हारे पास स्मूथ कर पे लाइट नहीं करती, बाकी सब लाइट करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही स्मॉल रहेगी, लाइटर न्यूक्लियर के लिए वहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ही नहीं है तो वो करेंगे ही क्या, ठीक है, इसलिए बहुत कम रहेगी। तीसरी बात, मास नंबर रेंज 2 से 20 की बात हुई सबसे पहले, तो पता लगा कि वहाँ पे वेल डिफाइंड मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं। मैक्सिमा हाईयर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, हाईयर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है मतलब हाईयर बाइंडिंग एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। हाईयर बाइंडिंग एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है कि मतलब वो जिद कर रहे हैं, नहीं नहीं हम नहीं टूटेंगे, ठीक है, तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब तुम पहले से बड़े स्ट्रांग हो, मतलब तुम्हारे अंदर पहले से ही, मतलब तुम्हारे घर में ऑलरेडी तुम्हारे पास बड़ा स्ट्रांग कनेक्शन है सबका, तो कैसे एग्जैक्टली तोड़ा जाएगा तुमको। तो इन्होंने कहा ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी दो तो तोड़ लेना। इन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने लिथियम और इन सब के लिए लिखा, तो जब इन सब के लिए लिखा तो पता लगा लोअर स्टेबिलिटी है, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। कम बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पहले ही प्रॉब्लम है और हम तुमको बड़े आसानी से तोड़ ले जाएंगे, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि कर्व का जो है ब्रॉड मैक्सिमम जो है वो 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के नजदीक है। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर कर्व का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा 8.5 वाले जोन के नजदीक तुम्हारे पास आ रहा है, जब मास नंबर तुम्हारे पास 40 से लेकर के 20 तक की बात हो रही है। इसने कहा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हारे पास आयरन के लिए है, ठीक है, और जब तुम्हारे पास आयरन के लिए है तो वो वैल्यू है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसका मतलब है इन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व वी हैव टू गिव द 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर न्यूक्लियन टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, ठीक है। ये काम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? आयरन के लिए होगा। पूरे कर्व में किसी और को ये तुम्हारे पास फायदा मिलने वाला नहीं है।
फिर इन्होंने कहा जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हारे पास ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाती जाएगी और 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन पे तुम्हारे पास आगे बैठेगी। इसका मतलब कि जो ये पर्टिकुलर वैल्यू है ना तुम्हारे पास, ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास इंडिकेट कर रहा है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर तुम्हारे पास क्या न्यूक्लियन। इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब ये पर्टिकुलर जो डिक्रीज बताता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, ये बताता है कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ चुके हैं जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तुम्हारे पास जबरदस्त रिपल्शन से उसकी स्टेबिलिटी को दिक्कत हो रही है। अगर उसकी स्टेबिलिटी तुम्हारे पास डिस्टर्ब हो रही है तो इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी का फायदा उठा लेकर कहकर कि तुम वैसे परेशान हो, हम तुम्हें और परेशान कर दे रहे हैं और तुमको तोड़ देंगे, और इस वजह से तुम्हारे पास कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। अभी सभी लोगों को क्लियर हुआ क्या यहाँ पे? सभी लोगों को बात समझ आई? अब देखो, अब अगर मान लो सो रहे हैं सब लोग या जग रहे हैं भाई, ऐसा तो नहीं सब सो गए सुबह सुबह, जग रहे हो तुम लोग? कोई जग रहा है? अच्छा, जग रहे। हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो, तो अब मुद्दा ये है, अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि अब जब हमारे पास सर एग्जाम में आएगा कि ड्रॉ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है एंड आल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, तो आप कौन सा पॉइंट डिस्कस करेंगे? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब जो पॉइंट आप डिस्कस करेंगे जो आप छोड़ सकते हैं, पहला पॉइंट आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आपको जरूरत नहीं डिस्कस करने की। ठीक है, वो तो स्टार्टिंग हो रही थी तो मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट में बस इतना करना कि 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के बारे में जिक्र कर देना, थोड़ा सा जिक्र कर देना। ठीक है, और आयरन की वैल्यू जरूर बता देना भैया, ये याद करके जाना, आयरन की वैल्यू को याद करके जाना कि 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर तुम्हारे पास न्यूक्लियन तुम्हारे पास होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हारे पास ये पॉइंट तो तुमको बताना ही बताना है, इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट नंबर 1 आप छोड़ सकते हैं, पॉइंट 2 3 4 5 एक बार के लिए पॉइंट नंबर 2 भी छोड़ सकते हो। ठीक है, समय अगर नहीं हो एक बार के लिए पॉइंट नंबर 2 भी छोड़ सकते हो, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 आपसे छूटना नहीं चाहिए अगर ये सवाल 2 से 3 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ जाता है तो। क्लियर हुआ सभी लोग को? है ना, वो तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि बेटा ऐसा है कि इन द रेंज ऑफ मास नंबर राइट फ्रॉम 120 ऑनवर्ड्स व्हाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व शोज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू, तो तुम बता देना हायर नंबर ऑफ क्या नाम है न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस से और न्यूक्लियस के बीच में होने वाले फोर्स और रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, और जब अनस्टेबल हो जाता है तो उसके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स हैं वो खुद ही टूटना चाहते हैं, वो खुद ही भागना चाहते हैं, और हम जाकर के और बाइंडिंग एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, और हम जो बाइंडिंग एनर्जी देते हैं वो तुम्हारे पास ज़्यादा जरूरत होती नहीं, कम की जरूरत होती है, वो टूट जाता है, इसलिए तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, ऐसा वो पूछेगा, ये जरूर एग्जाम में आता है, आपके जो प्री बोर्ड वगैरह हुए हैं उस समय ऐसा आया है कि explain why there is a gradual decrease in the curve. There is a gradual decrease in the curve due to the less stability of the nucleus at the higher mass number, due to the presence of the higher repulsive force among the protons, or you can see the nucleus. क्लियर है सभी लोग को ये बात यहाँ तक समझ में आया? चलो, अब हम आपको 2-3 न्यूमेरिकल करा देते हैं इस पे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। चलो, तो न्यूमेरिकल उठाते हैं पहले तो। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। रुको पहले, इसके पहले तो वो करवा देंगे, बेसिक सवाल एक करवा दें फिर करवाते हैं ये वाला करो पहले तो मास इफेक्ट। तो इन्होंने कहा एक्सप्रेस वन एटॉमिक मास जो है एक्सप्रेस वन एटॉमिक मास यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स, यार ये तो बता चुके हैं। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि जो ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बुक्स में इसको कहीं कहीं जगह पे तुम्हारे पास 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहा गया है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। देखिए ऐसा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में वो दे देता है कि भैया 1 AMU की वैल्यू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल करनी है, तो वो इस्तेमाल कर लेना। नहीं देता है तो ये वाली इस्तेमाल कर लेना। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा, ठीक है, वैल्यूज में बहुत डिफरेंस नहीं आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये पॉइंट नहीं भी ध्यान रहता तो भी कोई झंझट वाली बात नहीं है, उसके कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, फिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कभी ध्यान रहे तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब इसने कहा कि अपन लोग को क्या निकालने का, मास डिफेक्ट। तो उसने कहा कि अपन लोग को निकालने का है हमारे पास मास डिफेक्ट ऑफ 8O16, ठीक है, निकालने के। तो हमने कहा डेल्टा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला जेड तुम्हारे पास MP, ठीक है, तो बस N तुम्हारे पास MN माइनस तुम्हारे पास M, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास जो है M। इसने कहा कि ठीक है। अब इसने कहा कि ये मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसने कहा ठीक है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन बताओ। मास ऑफ प्रोटॉन, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा ये तुम्हारे पास क्वेश्चन में हमेशा तुमको गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा, ठीक है। अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं गिवन है, वैसे हमेशा गिवन होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन को हमें क्या लेना है, ये है 1.00 तुम्हारे पास 727 तुम्हारे पास U, ठीक है। मास ऑफ तुम्हारे पास न्यूट्रॉन भी हमेशा तुमको गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास कितना वैल्यू 1.00, तुम्हारे पास कितना 866, ठीक है, तुम्हारे पास U। और ये जो तुम्हारे पास मास ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल मास होगा ना वो हमेशा तुमको गिवन होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ तुम्हारे पास 8O16 न्यूक्लियस, दैट इज योर कैपिटल M वैल्यू, इज गिवन एज 15.99 तुम्हारे पास 053 U। ये हमेशा तुमको एग्जाम में क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ठीक है। अब बस कुछ करना ही नहीं। अब इसने कहा कि ठीक है सर, मतलब तो हो ही गया फिर। अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास जेड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो तो 8 है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है वो A माइनस जेड करके निकालना है। तो 16 में से 8 गए, बचा तुम्हारे पास 8। तो डेल्टा M की वैल्यू निकाली 8 इंटू 1.00727, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास 8 इंटू 1.00866 माइनस तुम्हारे पास 15.990 तुम्हारे पास 53, ठीक। और ये जो आंसर निकला, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 0.136 तुम्हारे पास 91 U, या फिर तुम्हारे पास AMU। और ये हो गया आंसर खत्म। आई बात समझ में। अगर आपको मास डिफेक्ट निकालने को आए, अगर नहीं 100% आएगा, मास डिफेक्ट का ही सवाल आएगा या तो फिर हाफ लाइफ का सवाल आएगा, बाकी कोई सवाल इसके अंदर बनता नहीं है, ठीक है। बाकी कोई न्यूमेरिकल इसके अंदर बनता नहीं है। दो ही तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, या तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी या फिर मास डिफेक्ट पे सवाल उठ करके बनेगा, या फिर तो सवाल तुम्हारे पास बनेगा तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ या फिर डीके इक्वेशन से। कुल मिलाकर 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं पूरे न्यूक्लियाई चैप्टर में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल हमसे यहाँ पे बोल रहा है, ये वाला देखो पहले तो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ठीक। अब ये तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, अब देखो मैंने आपको बताया था ना, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाई तुमको गिवन होंगी। अब तुमको जो वैल्यू तुम्हारे पास ये लोग देंगे, ठीक है, वो वैल्यू तुमको हमेशा इस्तेमाल करनी है अपनी वैल्यू का। जैसे यहाँ पे देखो 1 AMU की वैल्यू 931 MeV इसने दे दी है, ठीक है। तो हम इनकी ये वाली वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा क्या निकालना है, इसने कहा बाइंडिंग एनर्जी निकालने का है। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का है, क्या मतलब हुआ, इसने कहा ये निकालने का है कि डेल्टा M को तुम्हारे पास जो है सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का है। उसने कहा कि ठीक है, आप डेल्टा एम को निकाल लो पहले। तो उसने कहा कि हम डेल्टा एम को निकाल लेते हैं। डेल्टा एम का मतलब कितना हो गया, जेड तुम्हारे पास जो है एम पी, तुम्हारे पास एन तुम्हारे पास है एम एन, ठीक है, एम एन, और तुम्हारे पास ये कितना, ये तुम्हारे पास एम। पहले ये वैल्यू निकालना हमेशा, ठीक है। तो भैया कितना है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब 2 तुम्हारे पास He4, जेड की वैल्यू कितना 2, ठीक है, ए की वैल्यू कितना 4, एन की वैल्यू कितना 2, ठीक है। तो डेल्टा एम की वैल्यू निकाली, कितना हो गया 2 इंटू 1.0078 तुम्हारे पास 25 प्लस 2 इंटू 1.008 तुम्हारे पास 665 माइनस ये दे रखा है तुम्हारे पास कैपिटल एम की वैल्यू, ठीक, कितना 4.0028 तुम्हारे पास 00। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, हाँ आएगी, ध्यान रखना। एक यही पूरे फिजिक्स में क्या नाम है क्लास 12 में न्यूक्लियाई में, जहाँ इतना लंबा लंबा डेसिमल प्लेस आएगा और वो एग्जाम में आता है और तुमने सॉल्व उसे करना होता है, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर बोर्ड वाला क्या नाम है ये सोचे कि भाई इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन देंगे तो बच्चा करेगा कैसे, तो वो उसका थोड़ा वैल्यू थोड़ा कम करते हैं, 1.007 करके रख कर लें, 1.008 करके कर लें, 4.002 करके कर लें, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर बात सवाल की करें, बात अगर एनसीईआरटी में प्रिंटेड सवालों की करें, तो भैया ऐसा है, वो तुमको देंगे वैल्यू, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब डेल्टा एम की वैल्यू निकाली हमने, तो डेल्टा एम की वैल्यू आई
तुम्हारे पास 030, तुम्हारे पास 180। ठीक है, ये आ गई तुम्हारे पास AMU या फिर तुम्हारे पास U। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 AMU की वैल्यू जो है वो 931 तुम्हारे पास MeV को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बताओ पॉइंट ऑफ 030 180 AMU की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। इसने कहा कि अच्छा यूनिटरी मेथड है क्या? इसने कहा हाँ यूनिटरी मेथड है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई निकाल देते हैं। तो इन्होंने कहा कि पॉइंट ऑफ 030 180, ठीक है, इंटू 931, उससे उठा कर मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आया कितना? आंसर आया 28.097 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हो गई तुम्हारे पास। समझ में आया? सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, आपको निकालने का है पहले मास डिफेक्ट निकालने का। ठीक है, मास डिफेक्ट में फॉर्मूला ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, आखिरी में क्या होता है, इतना पढ़ लेते हो तुम लोग कि फॉर्मूले में कौन कौन है यही भूल जाते हो। ठीक है, और फिर कहते हो कि लो निकला ही नहीं सवाल। अब ये सवाल तो यार बहुत बोनस सवाल है। एटम्स और न्यूक्लियाई का जो सवाल आएगा ना बोर्ड एग्जाम में, वो बोनस सवाल होगा, वो आपसे गलत होने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला? अगला सवाल में देखो एक और चीज पूछ ली। इसने कहा पहले तो हमने मास डिफेक्ट पूछा था, फिर हमने बाइंडिंग एनर्जी पूछी, अब हम दूसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जानना चाहते हैं। इसने कहा बहुत बढ़िया, निकाल लेते हैं अभी। इसने कहा डेल्टा एम निकालते हैं। तुम्हारे पास जेड, तुम्हारे पास एम पी, एन तुम्हारे पास एम एन माइनस तुम्हारे पास एम। ठीक, निकाल लेते हैं। भाई बताओ जेड की वैल्यू कितनी? 20। ए की वैल्यू कितनी? 40। एन की वैल्यू कितनी? 20। ठीक, इन्होंने कर दी 20 इंटू 1.007 825। ठीक है, प्लस हमारे पास 20 इंटू 1.008 665 माइनस तुम्हारे पास 39.962 589 को माइनस किया। ठीक, और जो वैल्यू तुम्हारे पास आई है ना सर, वो तुम्हारे पास आई है 0.367211 AMU, ये वैल्यू आई। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, नहीं कोई इशू नहीं। अब इसने कहा कि अपन लोग को निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है। तो इसने कहा पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और इसके लिए इसने कहा निकालनी तो पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? 0.367211 इनको 931 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं की मैंने, यहाँ तो नहीं गिवन है कि 931 है, 931.5 है, मतलब 931 है, 931.5 है। तो बाय डिफॉल्ट, मैं फिर बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आप 1 AMU की वैल्यू 931 यूज करना। ठीक है, अगर किसी सवाल में 931.5 दे रखी होगी तो वो इस्तेमाल कर लेना, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक, इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। तो 341.87 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन। इसने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी पर तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन निकालना है। तो इसने कहा कि 341 पॉइंट तुम्हारे पास 87 अपॉन तुम्हारे पास मास नंबर। 341 पॉइंट तुम्हारे पास 87 अपॉन मास नंबर कितना? मास नंबर तुम्हारे पास 40। आंसर कितना? आंसर आया 8.547 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बात समझ में आई क्या? क्लियर बात समझ में आई? मास डिफेक्ट निकालने सर के लिए। हाँ हाँ बेटा। सर जब कार्बन के लिए कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट किया था आपने, तब हाँ उसमें इलेक्ट्रॉन का मास जो है आपने सब्ट्रैक्ट किया था एक्सपेरिमेंटल मास में से। इसमें हाँ हाँ हाँ। तो सर इसमें नहीं होगा क्या? एक मिनट रुको, यहाँ पे आते हैं। हाँ अब बोलो, यहाँ पे बताओ क्या बता रहे हो? सर जब एक्सपेरिमेंटल मास में निकाल रहे थे हम, तो आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस किया था। हाँ तो फिर जाके सर आपने थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल करके सर मास डिफेक्ट निकाला था, हाँ, जिसमें सर इलेक्ट्रॉन का मास को कंसीडर किया गया था। लेकिन सर जो अभी लास्ट न्यूमेरिकल हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन के मास की बात ही नहीं हुई कोई। एक मिनट रुको। ये जो मास है ये न्यूक्लियस का है, थ्योरेटिकल। ठीक है, यस सर। ये मास तुम्हारे पास न्यूक्लियस का है क्रिटिकल। फिर हमने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी लिखा।
ये जो मास है हमारे पास ये किसका है? ये तो एटम का है ना, एटम का, न्यूक्लियस का तो है नहीं, ये तो एटम का है। यस सर। अब इस एटम में से इलेक्ट्रॉन घटाओगे तो तुम्हारे पास न्यूक्लियस का मास आएगा। ये न्यूक्लियस का आ गया। ये कौन आ गया? ये आ गया तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियस मास आ गया। अगर थ्योरेटिकल न्यूक्लियस में से एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियस निकालेंगे तो हमारा मास डिफेक्ट आएगा। हमको इस सवाल में जो ये वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास, ये वैल्यू किसकी है? ये कैपिटल एम की है, और ये तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल, ये तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियस का मास है तुम्हारे पास। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियस का मास है। क्या समझे? मेरे ख्याल से तुम यहाँ अच्छा कंफ्यूज सर, हो। रुको सर रुको, मतलब ये हर बार न्यूक्लियस का ही दिया जाएगा मैं समझ गया, तुम कहाँ एक्सपेरिमेंटल? कंफ्यूज हो रहे हो। तुम यहाँ पे एग्जैक्टली जो है कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट पे। ठीक है, ये वाले पार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। देखो एक चीज ध्यान रखो कि जब भी हम लोग तुम्हारे पास यहाँ पे लिख रहे हैं ये वाले फॉर्मूले पे, ध्यान रखना जरा, ये वाले फॉर्मूले पे जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हाइड्रोजन वाला, ठीक है, ये न्यूट्रॉन वाला, और ये तुम्हारे पास एटम वाला। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, Z तुम्हारे पास MP, तुम्हारे पास N, तुम्हारे पास Mn माइनस तुम्हारे पास M इंटू तुम्हारे पास C²। क्या तुम्हें इन दो फॉर्मूले में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? बताओ, क्या इन दो फॉर्मूले में तुम्हें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? हल्का फुल्का कुछ अंतर लग रहा है क्या तुमको? तुमको लग रहा होगा। ये तो जेड जेड मैच कर रहा है, ये मास ऑफ द प्रोटॉन है, ये मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम है। ठीक, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ये मास ऑफ दी तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, ये एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द न्यूक्लियस है, और ये तुम्हारे पास एटम का है। तो जब तुम हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो तुम एटम का वजन लिखना, और जब तुम प्रोटॉन वाला फॉर्मूला लिखोगे तो तुम न्यूक्लियस का मास लिखना। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हुआ? मैं समझ गया था यहाँ पे तुमको डाउट हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी भी डिराइव करा था, तुमको लग रहा होगा वो क्या है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना, मैंने लिखा अभी तक कहाँ गया होगा। हाँ ये रहा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास Ma है वो तुम्हारे पास M प्लस तुम्हारे पास ZMe है। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन है, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन का मास को, इलेक्ट्रॉन्स के मास को इंडिकेट कर रहे हैं। ये भाई साहब किसको इंडिकेट कर रहे हैं? न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये भाई साहब किसको इंडिकेट कर रहे हैं? एटम को इंडिकेट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ तक किसी के मन में हल्का फुल्का कोई दुविधा हो तो बताइए भाई। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में सारी बात समझाई है, एकदम इजी लैंग्वेज में, समझे? ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा पास बाइंडिंग एनर्जी पर तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन की कहानी, बाइंडिंग एनर्जी की कहानी, और डेल्टा एम दैट इज मास डिफेक्ट की कहानी। इसमें जो सबसे ज्यादा दुविधा आती है, न्यूमेरिकल में कोई दुविधा नहीं आती है। मैं न्यूमेरिकल में आपको बताया ऐसे ऐसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, या आपको क्लियर हो गया तो क्या होगा, इसको फॉर्मुला भेज दे, क्या इसमें करना, बात सही है। ठीक है, जो सबसे दिक्कत आती है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव करने में आती है। आप एक बार पेन चलाइएगा, ठीक है, विद इन 2 और 3 मिनट्स आपके हाथ में ये फॉर्मूला बिल्कुल एकदम कंट्रोल पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी न्यूमेरिकल काफी है, मतलब मैं अभी एक एक करके न्यूमेरिकल जो है निकाल लूंगा, हर कैटेगरी का, सारे कैटेगरी करा देंगे। तो ये हमने बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए अब कल जो है 11:30 बजे वाली क्लास में रेडियो एक्टिविटी उठाएंगे, अल्फा बीटा गामा उठाएंगे, और उसका कल का टॉपिक हाफ लाइफ वाला पूरा जो है कंप्लीट कर। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को।